फिनिश हो गया। टाइप ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस किया जाए तो टाइप ऑफ शेयर आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो इक्विटी होती है और एक हमारे पास प्रेफरेंस होती है। देखो दोनों है शेयर ही, अभी तक जो शेयर की फीचर पड़ी है सारी इनकी फीचर है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बट थोड़ा सा 3-4 पॉइंट में इनमें डिफरेंस है। अब नाम से क्लियर हो रहा है क्या? नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है भाई? देखो नाम से ये क्लियर हो रहा है कि प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले। इक्विटी नॉर्मल है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी है ना बच्चे, ध्यान से सुनना इस बात को, ये भी मैं चलो डिफरेंशिएट कर देती हूँ क्योंकि आगे डिफरेंस में भी काम आएगा। जो कंपनी है ना बच्चे, कंपनी के पास 2 तरीके के शेयर है। फर्स्ट क्या है? इक्विटी है, और दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए यहां पर यहां पर है एक्स, मिस्टर एक्स ने इक्विटी में अपना पैसा लगाया हुआ है और मिस्टर वाई ने अपना यहां पर पैसा प्रेफरेंस में लगाया हुआ है। मैं क्या ठीक है, लगाया दोनों ने कंपनी में ही है, बट वही बात है ना, शेयर तो है एक ही बट फीचर दोनों के अलग अलग है। देखो प्रेफरेंस शेयर को ना काफी सारे मतलब अच्छे राइट्स हैं, मतलब अच्छा फायदा है क्या कि जब भी कंपनी कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है बच्चों? पहले ये बताओ, प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। कहते हैं हाँ जी मैम मिलता है। तो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले ना, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। मींस कि पहले जो डिविडेंड मिलने वाला है प्रॉफिट में से, इसको पे किया जाएगा। फर्स्ट पेमेंट मतलब यहाँ पे इससे इक्विटी से पहले इसको पेमेंट होगी। मैं क्या ऐसा क्यों भाई, ऐसा बोला गया तो ऐसा क्यों की तो बात होने वाली नहीं है ना। और अच्छा कि क्या मैम इसका रेट भी होता है? यस, यहाँ पर फिक्स परसेंटेज होती है प्रेफरेंस वालों की डिविडेंड के ऊपर, पर यहाँ पर कोई भी नो फिक्स्ड परसेंटेज। तो मैम ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा इनको कितना देना है। सुनो तो सही, मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए 80,000 रुपए मेरे पास प्रॉफिट बचा और मैंने क्या किया, 66,000 मान लीजिए 60,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, इनको बांट दिया, तो बाकी के बचे जो 20,000 है ना, वो इनके लिए बच गए। मीन्स कि यहाँ पर इनको बचा हुआ सामान देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट देंगे। अगर पूंजी बच गई तो इनको मिल जाएगा, अगर नहीं पूंजी बची तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे तो मैम इनको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल। तभी तो इनको क्या बोला जाता है, रिस्क टेकर पर्सन बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये देखते हैं कि हाँ जी कंपनी में बचेगा या नहीं बचेगा। अगर इनकेस बहुत ज्यादा बच गया तो भाई सारा बटेगा इनमें, तब भी ऐसा ही है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर आपकी प्रॉपर फिक्स लिमिट होती है डिविडेंड की, बट यहाँ पे कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। ये रिस्क टेकर होते हैं, यहाँ पर देखो रिस्क नहीं है क्योंकि इससे पहले इनको पेमेंट दी जा रही है ना। अच्छा, दूसरा राइट क्या है मैम? दूसरा राइट ये है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना बच्चे, दिखाई दे रहा है, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक, ठीक है। हाँ, लिक्विडेशन के अंदर क्या है, जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो क्या होता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, जिन जिन लोगों ने पैसा कंपनी के अंदर लगाया हुआ था उनको वापस देगी या नहीं देगी? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देगी। रिवर्ट बैक करते हैं नहीं करते हैं? कहते हैं हाँ जी करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले राइट है कि लिक्विडेशन के टाइम अपनी जो कैपिटल है ना, जो उसने लगा रखी थी, वो पहले लेगा किससे? इक्विटी से। मींस कि मैम कैपिटल में भी इसको आखिरी में मिलेगा? कहते हैं हाँ जी उसको तब भी मिलेगा, बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर में अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है, और इन्हें बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। मैम ऐसे तो इक्विटी वाले तो मतलब ऐसा बहुत कम लोग होंगे। नहीं नहीं, देखो इवन उनको बाद में पैसा मिल रहा है, इनको कुछ और राइट दिए गए जो कि इनको नहीं दिए। मैम क्या है, सुनो, इनको वोटिंग राइट दिया गया। क्या दिया गया? वोटिंग राइट दिया। मैम किसकी वोटिंग में? कि भाई ये मतलब जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, मिलकर
कंपनी के डायरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की हर एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ये भी इनको राइट है। कंपनी के डिसीजन में इनके जो थॉट्स, इनकी जो सुनवाई है, या फिर मैं कहूँ कि इनकी जो सुनी जाती है, ये इनको राइट दिया गया है। कहते हैं कि अगर आपको ठीक है, हम आपको प्रॉफिट बाद में देंगे, हम आपकी कैपिटल की रीपेमेंट बाद में करेंगे, हम आपको ये सभी राइट्स दे रहे हैं। कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट के लिए मैनेजमेंट में डिसीजन के पार्ट में, या फिर मैं कहूँगी वोटिंग राइट में, इन इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिया गया, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया गया, क्योंकि इनको यही दो बेनिफिट है। समझ में आया? समझ में आया? तो चले अब इनके ऊपर, चलो। तो नाम से क्लियर हो रहा है, देखो इक्विटी क्या है, इनको हम देखो अब ना थोड़ी बहुत ज्यादा चीजें भी आएंगी, उनको आप बोल अच्छे से समझ पाएंगे। देखो क्या लिखा है, एक बात और, ये कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। कंपनी के ऑनर तो ये भी होते हैं, बट इनके पास ज्यादा ऑनरशिप राइट होती है, इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है कि ये रिस्क टेकर पर्सन होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, आल्सो नोन एज द कॉमन शेयर्स, रिप्रेजेंट द ऑनरशिप कैपिटल इन द कंपनी। कंपनी के अंदर ऑनरशिप कैपिटल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। द होल्डर ऑफ दीज शेयर इज द लीगल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के लीगल ओनर होते हैं, मैं ठीक है। दे हैव एन अनरिस्ट्रिक्टेड क्लेम। इनके ऊपर मतलब ये अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि एक प्री डिफाइंड अमाउंट नहीं है कि वो इतना ही रिसीव करेंगे। किसके ऊपर? ऑन द इनकम। इनकम दैट मीन्स जो भी कंपनी कमा रही है प्रॉफिट्स, या फिर मैं कहूँ कि ऑन द एसेट्स। एसेट दैट मीन्स कंपनी सेल करेगी इन चीजों को, फिर अपनी जो लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करेगी, फिर जो पैसा बचता है उसी से तो कैपिटल की पेमेंट करते हैं ना शेयर होल्डर्स की। क्या याद है आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 कि कैसे सेटलमेंट किया जाता है? आई थिंक सबको याद होगा, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या है, इनकम के ऊपर हो गया, एसेट्स के ऊपर हो गया, इनका जो है कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि उनको कितना मिलेगा। ठीक है, हैविंग अ वोटिंग राइट पावर है उनके पास, पोसेस ऑल द वोटिंग पावर। कंपनी के अंदर जो वोटिंग पावर तो इनके पास होती है। फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। कंपनी जो है ना, उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई मेरे जो इक्विटी शेयर्स है ना उनकी वैल्यू बढ़े। मैम ऐसा क्यों? प्रेफरेंस की वैल्यू नहीं बढ़ाने के लिए बोल रहे भाई, इक्विटी शेयर्स की अगर जो वैल्यू बढ़ेगी ना, अब देखो यहाँ पे ना एक और फायदा है कंपनी को। यहाँ पे जितने फायदे बताए मैंने पर्सन के बताए, बट कंपनी को यहाँ पे एक फायदा है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेती है और इनको इक्विटी शेयर देती है, तो कंपनी के पास ये फुल ऑफ राइट होता है कि इनके पैसे को ना लाइफ टाइम तक हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। पता है तुम्हें? नहीं पता तो अब मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक शेयर, ये जो मिस्टर एक्स है, इसने 10 लाख रुपए इसने कंपनी में लगा दिए इक्विटी शेयर खरीदने के लिए। तो कंपनी इस 10 लाख रुपए को जैसे मर्जी चाहे जितनी दिनों तक चाहे वैसे उसको यूज कर सकती है। इक्विटी शेयर्स की कभी भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, बट प्रेफरेंस शेयर की एक मैच्योरिटी डेट होती है कि हाँ जी 10 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इनका पैसा वापिस देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भी, कंपनी इजिली इस पैसे को आराम से यूज कर सकती है। ठीक है, समझ पा रहे? तो इसीलिए कंपनी हमेशा इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही फोकस करती है कि इनकी वैल्यू बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और मैं फिर कंपनी क्या करने वाले, इनके पैसे को बेहतरीन तरीके से यूज करने वाले। ठीक है, तो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? ओके। Being the owner of the company, they bear the risk of the ownership। ये कह रहे हैं कि कंपनी के ओनर होने के नाते वो क्या करते हैं, रिस्क बियर करते हैं ओनरशिप का। उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बट आफ्टर पेइंग द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, प्रेफरेंस के बाद मिलता है। क्या मैंने ये बताया था? हाँ जी बिल्कुल बताया था। रेट ऑफ डिविडेंड क्या फिक्स होता है? कहते नहीं होता है। अच्छा, बचा हुआ पैसा मिलेगा तो क्या होने वाला है, अगर वो ज्यादा बच गया तो बल्ले बल्ले, बंदे भी खुश, जिन्होंने इक्विटी में पैसा लगाया था बड़े बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड इन टाइम ऑफ द प्रोस्पेरिटी, दैट मींस जैसे जैसे कंपनी एक हाई लेवल पे पहुंचेगी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, एक हाई लेवल की उपलब्धि लेना, समृद्धि रिसीव करना, राइट, कुछ ऐसा समझ पा रहे हैं। एंड अगर रिस्क हुआ कब, जब कंपनी क्या है, एडवर्स सिचुएशन में है, एक मतलब बुरी सिचुएशन में प्रॉफिट प्रॉपरली अर्न नहीं कर पा रही। ठीक है, इसी तरीके से बाउंड अप के टाइम में, इसकी कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम, जब कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम भी क्लेम मिल लेता होगा, बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द अदर क्लेम, सभी क्लेम होने के बाद इनको मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इसकी फीचर्स होगी, आप इसकी फीचर्स को पढ़ेंगे तो क्या है, कंपनी क्या है,
कंपनी क्या है परमानेंट इस पैसे को यूज कर सकती है नहीं कर सकती? कहते बिल्कुल कर सकती है। क्या कंपनी बाउंड है कि इनको डिविडेंड देना है? नहीं बाउंड है भाई, पैसा बचा तो दे देंगे, नहीं बचा तो टाटा बाय बाय, है ना। राइट टू कंट्रोल, अब यहाँ पर ना देखो ये तो दो कंपनी के फायदे थे, ये किसके फायदे थे? कंपनी के थे। अब यहाँ पे मेंबर्स के फायदे हैं कि राइट टू कंट्रोल, अब इनको एज अ रियल ओनर होने के नाते उनको ये राइट दिया गया है कि हाँ जी आप कंपनी के जो डायरेक्टर है उनको सेलेक्ट कर सकते हो, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, आप वोटिंग कर सकते हो, ये सभी चीजें, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड आपकी इंक्रीज कब होगी? भाई तब होगी जब जो कंपनी है हायर प्रॉफिट अर्न करेगा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। इंक्रीजिंग इन द मार्केट वैल्यू, कंपनी सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करती है? भाई इनकी मार्केट वैल्यू कैसे ना कैसे करके इंक्रीज हो जाए, है ना। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है? क्या आप लोगों को याद है जब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था बोनस शेयर एंड राइट शेयर? आई थिंक सबको रिमेंबर होगा, अगर नहीं है तो प्लीज वही बात है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल शब्द है वहां से मिलकर आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कंपनी क्या करती है। देखो इनको डिविडेंड देगी या नहीं देगी? ये डिविडेंड देना होता है कंपनी वालों को, नहीं देना होता? कहते देना होता है। कंपनी नहीं चाहती कि हाँ जी उनकी कंपनी से क्या जाए, पैसे जाए, कि कैश को क्या पता आगे यूज हो, ठीक है। उस कैश में डिविडेंड देने की बजाय कंपनी कहते हैं ना हम ऐसे करते हैं शेयर इशू करते हैं, जिससे हमारी शेयर कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लोगों को भी क्या हो जाएगा, उनके होल्डिंग पावर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास पहले 10 शेयर थे, ठीक है, कंपनी ने और ज्यादा शेयर इशू कर दिए डिविडेंड के तौर पर, मान लीजिए 5-5 शेयर और सबको दे दिए, तो 5 शेयर और बढ़ गए ना, बढ़ गए, तो टोटल 15 शेयर हो गए नहीं हो गए? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनकी जो शेयर क्या है डिविडेंड की फॉर्म में लिखा हुआ है कि द रेजिडुअल इनकम इज ईदर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। चाहे मैं उस जो इनकम बची है मेरी, ठीक है, जो रेजिडुअल का मतलब होता है जो बची हुई इनकम होती है, उसको चाहे मैं डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर इनडायरेक्टली मैं आपको बोनस शेयर के फॉर्म में दूँ। बोनस शेयर दैट मीन्स ऐसे शेयर जिनको मैंने क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू कर दिए। क्लियर है, समझ में आया? ओके, कुछ इस तरीके का नजर आता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, प्रेफरेंस शेयर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक अनदर सोर्सेज है लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंस का अरेंज करने का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंशियल राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी जो पेमेंट है ना डिविडेंड की या फिर कैपिटल की रिटर्न होने वाली है, वो क्या होने वाली है, पहले होने वाली है, ठीक है, किसके, ओवर द इक्विटी के, एंड उनको फिक्स डिविडेंड मिलने वाला है। लिक्विडेशन के टाइम उसे सारा का सारा पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मस्ट बी पेड, जरूरी है कंपनी वालों को इनको तो पे करना पड़ेगा बिफोर द पेमेंट टू मेड इन द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप उनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर के टाइप क्या है, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले आई थिंक हाँ ये हम पहले टाइप ही कर लेते हैं। देखो टाइप के अंदर क्या है, क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, देखो दोनों की फीचर थोड़ा सेम है, बट किस बेस पे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बना। क्यूमुलेटिव का मतलब पता है क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 2024 है, ये 2023 है, और अब जो 2025 लगा हुआ है, ठीक है, फिर 2026 आएगा। मैंने कहा कि मैंने इस साल मेरा पूरा जो कंपनी के अंदर पैसा था, मैंने प्रेफरेंस शेयर में अपना पैसा लगा रखा था, तो कंपनी वालों को डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कहते हैं हाँ जी देना चाहिए। पर भाई कंपनी वालों को तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो कंपनी तो इस शेयर होल्डर का क्या मान लीजिए, ये जो डिविडेंड है वो कंपनी वालों को देना था पर अभी तक दिया नहीं। तो अगर प्रोविजन में ये लिखा हो या फिर ऐसे पर्सन ने, जिस भी व्यक्ति का ये रहता है, उसने मान लीजिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर अपने पैसे को लगाया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि जिस साल आपने शेयर का पैसा नहीं मिला, डिविडेंड का पैसा नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, आपको वो कंफर्म है नेक्स्ट ईयर पहले मिलेगा, ठीक है। फिर उस साल का खुद मिलेगा। मींस कि पिछले साल मान लीजिए 5,000 रुपए रहते थे, इस साल का अब 6,000 हो गया, तो टोटल आपको 11,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये कहता है कि भाई इक्विटी को पेमेंट करने से पहले जो प्रेफरेंस का बकाया रहता है ना, उसको पहले क्लियर करो, आउटस्टैंडिंग को क्लियर करो। अगर वो क्लियर करने का कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं कहूँ कि आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहाँ पे ये क्लियर करने का कॉन्सेप्ट है, उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव। और जहाँ पे ये क्लियर करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहते हैं कि अगर बात गई रात गई तो बात गई, ये कहावत है ना। तो
अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वो कैसा शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? तो मैं कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड जो कि आपकी इनकम थी, अगर वो आपको मिल जाती है, विच मीन्स द अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज मेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस को देंगे तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा, अगर नहीं होगा तो अगर हमें पेमेंट नहीं कर रही तो वो नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है रिडम्पशन। रिडीमेबल कह लीजिए या रिडम्पशन कह लीजिए, इरिडीमेबल है, एक रिडीमेबल है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई ये जो पर्सन है ना, मान लीजिए मिस्टर जो वाई था ना हमारे एग्जांपल के अंदर, मिस्टर वाई ने इस कंपनी के अंदर, लो मैं पेन चेंज कर देती हूँ, मिस्टर वाई ने इस कंपनी के अंदर पैसे लगा तो दिए, अब ये कहता है कि भाई मैं तो केवल 5 साल तक ही अपने पैसे लगाऊंगा। मतलब क्या है कि भाई कंपनी को इंटीमेशन दे रहा है, दिमाग में रखो कंपनी, मेरे को 5 साल के बाद ये पैसे वापस चाहिए। कहते अच्छा, अगर अगर आने की डेट, मैंने कहा कि यहाँ मैंने पैसे लगाए हैं और 5 साल के बाद मुझे वापस मिलेंगे, इसे बोलते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, कि कंपनी को इस मैच्योरिटी डेट पर इस पर्सन का पैसा देना ही देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड है, आपको पता है कि हाँ जी इस तारीख को मेरे पैसे वापस आएंगे, तो उसे बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दैट मीन्स जो रिडीम हो सकते हैं, मीन्स कि जिसको कंपनी ने रीपे करना है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कहेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। और ऐसे शेयर जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती, भाई कंपनी जिस दिन बंद होगी उस दिन आप क्या करेंगे, अपना पैसा ले लेना। बट प्रेफरेंस शेयर वैसे इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, नो मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाता है आपके पास, ये भी हो गया मेरे पास रिडीमेबल, आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि आप फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट ऑन विच दे मस्ट बी रिटायर्ड, जिस दिन उनके शेयर रिटायर्ड हो जाएंगे। इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि जहां पर डू नॉट हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, कोई भी फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं है। क्लियर है? पार्टिसिपेशन फीचर के बारे में बात की जाए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज में भागीदारी ले रहे हैं, है ना। अब देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको यहाँ पे बात की जा रही है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो सरप्लस है। अब देखो कंपनी के पास प्रॉफिट था ना, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ लिख, कंपनी के पास क्या था बेटे, प्रॉफिट था। कंपनी ने क्या किया, जिसकी सबसे पहले इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी थी मैंने कर दी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड की पेमेंट करनी थी, कहते बिल्कुल कर दिया। इनकी कैपिटल की पेमेंट करनी थी, इनकी भी कैपिटल की पेमेंट करनी थी, वो सब कर दिया। बाकी बचा फिर इक्विटी वालों को बचा। ठीक है, कंपनी कहती है कि हाँ जी इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, आपकी बार इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, इक्विटी वालों को भी हमने बहुत ज्यादा दे दिया। इन केस कंपनी जा रही है कि भाई इक्विटी वालों को मतलब अकॉर्डिंग टू कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो हम भी इसको दे दें। इन सबको बांटने के बाद फिर भी अगर पैसा बच जाता है, ठीक है, फिर भी अगर पैसा बच जाता है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि जो सरप्लस जो ज्यादा बचा है, इसे हम सरप्लस कहेंगे, इस सरप्लस के ऊपर क्या ले सकते हो, अपने कुछ परसेंटेज, और आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो सरप्लस बैलेंस है उसमें पार्टिसिपेट करना, कि आपको जो फिक्स था वो तो मिल गया, जो सरप्लस बचा है उसके ऊपर आप क्या लेने जा रहे हो, आप अपना एक और एक्स्ट्रा अमाउंट लेने जा रहे हो। are entitled to get an extra dividend in addition to their fixed dividend in case there is an surplus profit in the company, जब कंपनी के अंदर सरप्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट और द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड डिविडेंड एंड देयर इज अ इक्विटी डिविडेंड एट अ सर्टेन स्पेसिफिक रेट। ठीक है, वैसे इनका रेट फिक्स नहीं होता डिविडेंड इक्विटी वालों का, बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके हिसाब से हम बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। भाई कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, कन्वर्ट हो जाना, मीन्स की चेंज हो जाना। किस में चेंज होगा भाई, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स हैं वो चाह रहे हैं कि भाई मैं अब और ना प्रेफरेंस में अपनी डीलिंग नहीं रखना चाह रहा,
जैसे कि मैं कहूँ कि आप किसी यूनिवर्सिटी से अंदर अगर यूजी कर लेते हो तो आप ये कहते हैं ना कि बस बस अभी बहुत हो गई इसमें से, अब मुझे और इससे नहीं करनी, मुझे जो है ना पीजी इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और कॉलेज से करनी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल होता होगा, हमारे वाकई में होता होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने कॉलेज को चेंज कर देते हो। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है अपने जो शेयर्स को, फुल्ली हो या पार्टली हो, किसमें, इक्विटी में कर सकते हैं या फिर डिबेंचर में कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब आगे बेटे समझ में, प्रेफरेंस अब मैंने करवा दिया, डिबेंचर्स को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट कन्वर्ट तभी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्राइस आपके पास होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर ये देखो, जितना मैंने इवन थोड़ा सा टाइम लगा, 20 से 23 24 25 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए, अगर आपको ये चार्ट और ये जो मैंने अभी समझाया समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है, आप ये बेनिफिट, अब ये देखो इसमें फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, कहते बिल्कुल होता है। क्या आपको इनकम के ऊपर, क्या आपको एसेट्स के ऊपर पहले क्लेम मिलता है, जिसकी पहले पेमेंट होती है प्रेफरेंस वालों को, कहते हैं हाँ जी मिलता है। क्या आपको वोटिंग राइट होता है, कहते बिल्कुल भी नहीं होता। फिर मैम लिखा क्यों हुआ है? ध्यान से सुनो, अगर कंपनी लगातार 2 सालों तक डिविडेंड देने में असक्षम हो जाए, मींस की कंपनी उस पर्सन का जिसने शेयर, प्रेफरेंस शेयर में अपना पैसा लगा रखा था, उसको वापस रिटर्न करने में, डिविडेंड देने में कंपनी असफल है, मींस की कैपेबल नहीं है, तो क्या करना हो, क्या दिया जाता है, तब प्रेफरेंस शेयर वालों को ये राइट दिया जाता है कि हाँ जी आप वोटिंग कर सकते हो। if their dividend is outstanding for a specified approx 2 year or the more, तो ये राइट एक्टिवेट हो जाना शुरू हो जाता है। बेनिफिट हो जाता है कन्वर्जन का, बेनिफिट राइट टू द पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस प्रॉफिट, अभी समझाया पार्टिसिपेशन वाला, हो गया बेनिफिट। डिफरेंस अब आप इसके रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि हाँ जी डिफरेंस क्या कहना चाह रहे हैं। ये सेम एज इट इज है जो मैंने अभी आपको ये वाली स्लाइड समझाई थी ना, ये वाला पॉइंट है। क्लियर है? ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टॉक आउट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं फिनिश, फिर देन हमारा चैप्टर हो जाएगा, टॉपिक भी कंप्लीट एंड चैप्टर भी फिनिश, राइट। जस्ट अ मिनट।